जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सही होंगे। आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? और पढ़ाई में जो भी है, आप जहाँ भी हैं, आप 100% ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप 100% नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। और जितना हो सके बुक को कवर कीजिए, क्योंकि एक बुक में जो है 100% क्वेश्चन नहीं रहता है। किसी बुक में ज़्यादा रहता है, किसी बुक में वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो किसी बुक में उससे अलग क्वेश्चन रहता है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक बुक से नहीं आता है, ये तो आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम में जो है एक बुक से नहीं आता है। तो जितना हो सके बुक को कवर कीजिए और अपना 100% ज़रूर दीजिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि वीडियो में जो भी बुक में रहता है उसका 100% बता देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि जो बुक में नहीं है उसको हटा देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ को, और जो है उसको हम सही सही बता देते हैं। तो जितना हो सके बुक को कवर कीजिए और वीडियो को देखिए। और इस चैनल पर नए नए बुक से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बुक जो है ये घटना चक्र का है, जो कि बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना भी क्वेश्चन देखिए कि बीपीएससी पूछा हुआ है कि 66वां 64वां बीपीएससी 44वां 39वां, तो ये सब क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी स्पेशल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। ऐसा नहीं कि बीपीएससी का क्वेश्चन है तो बीपीएससी में आएगा, ऐसा नहीं है। जितना भी एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा। तो आज स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, जो 1 लाइनर में क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसे वीडियो को देखिएगा और जितना हो सके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। ये ज़्यादा बुक में तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये इतिहास से लगभग 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि हिस्ट्री खत्म हो जाए। तो आप चैनल में बने रहिएगा, और चैनल में नया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। आपको बता दिए हैं कि ये बुक जो है ये घटना चक्र का है, 1 लाइनर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ था नर्मदा घाटी से। कहाँ से हुआ था? तो नर्मदा घाटी। यह नर्मदा नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर है। याद रखेगा, क्योंकि यहाँ पूछ देता है कि नर्मदा नदी की लंबाई कितना है। तो इसको याद करने का ट्रिक है 1312 यानी 1312 किलोमीटर है। आगे की भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? तो वह हुआ था मेहरगढ़ से। आगे की चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। जबकि सिंधु सभ्यता संबंधित है तो वह किससे है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आगे की हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ था। आगे की इस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले थे, यानी किस हड़प्पन नगर में जो है जोते हुए खेत का निशान मिला था? तो वह कालीबंगा से। कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से। आगे की लोथल, कालीबंगा और डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पन स्थली गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में जो है यह लोथल है। लोथल को ही बंदरगाह कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल क्या था? तो यह एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा। आगे की सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर जो था वह है लोथल। पतन के मतलब होता है बंदरगाह। आगे की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था तो क्या था? तो पक्की ईंट से बनी इमारत और कला और वास्तुकला जो इसमें देखा गया था। आगे देखिए कि इस हड़प्पेकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है? तो बनवाली और कालीबंगा से हुआ था। आगे की हाथी बैल घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नहीं पता था, तो इनमें से कोई नहीं, यानी सभी का पता था। कहीं पर घोड़े का अवशेष भी मिला है, कहीं बैल का भी, कहीं हाथी का भी मिला है। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शनली क्वेश्चन था। आगे की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो बीए स्मिथ जो है यह नहीं संबंधित है। जबकि मोहनजोदड़ो का खोज जो हुआ था 1922 में हुआ था। और किसने किया था? तो यह रखल दास बनर्जी ने। जबकि हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। और इसका खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किए थे, याद रखिएगा। और ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है कहाँ है? अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, जो कि सिंध प्रांत में आता है। और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध नदी किनारे है। कहाँ है? सिंध नदी किनारे। जबकि हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। इससे इतना क्वेश्चन बता दिए तो ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। जैसे कि नवपशालीन काल जो है यह स्थल है, यह स्थान कहाँ है? जैसे कि पहला है कि उत्तरनूर जो है यह तेलंगाना में है। जबकि चिरान जो है यह बिहार में है। जबकि गुप कराल जो कि कहाँ है? कश्मीर में है। जबकि पायमपल्ली जो है यह तमिलनाडु में है। आगे देखें कि भीमबेटका स्थल है, तो भीमबेटका स्थल जो है कहाँ है? तो यह रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है, यानी कि एमपी में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। आगे देखिए आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना होने के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण बना? तो यह लगभग 900 बरस तक वर्षा नहीं होने के कारण यह सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का एक कारण माना जाता है। यह किसने बताया था? तो यह
खड़गपुर ने बताया था। ये देखिए कि 64वां बीपीएससी में पूछा गया है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये सब पूछा हुआ है। आपको हम रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि ताकि आने वाला एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठा लेता है, डायरेक्ट उठाता है, तो याद रखिएगा। आगे की प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। उसके बाद देखिए वैदिक काल। वैदिक काल से भी प्रश्न पूछा गया था कि ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, तो किससे समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वह सोम और इसे पै पर नामांकित देवता को समर्पित है, यानी सोम देवता से समर्पित है। आगे की बोगजई कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। आगे की प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था परुस्नी नदी पर। आगे की गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में मिलता है। आगे की इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्वितीय हुई थी, तो वह हुए धर्मशास्त्र के समय से। कह रहा कि किस काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से अद्वितीय हुई थी, तो वह हुआ था धर्मशास्त्र के समय से हुआ था। आगे की भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था, तो वह लगभग 3000 साल पहले हुआ था। यह हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आगे की सत्य में जैसे लिया गया है तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था, इसे कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। आगे की बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो वह गौतम बुद्ध को। आगे की महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर दिया था, यानी कहाँ दिया था? तो वह दिए थे सारनाथ में। आगे की गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे यह भी सारनाथ में। इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। आगे की प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। देखिए 67वां बीपीएससी में पूछा गया है। आगे की प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुआ था, तो वह हुआ था राजगीर में। आगे की भगवान बुद्ध के महापरिणाम के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो वह हुआ था राजगीर, जो कि अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। आगे की कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित किया गया था, तो वह कश्मीर में। आगे की चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया गया था, तो वह कनिष्क के काल में। आगे की तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो वह गया था पाटलिपुत्रा। इस समय कौन था? तो यह अशोक के समय काल में। आगे की भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है, तो यह है बौद्ध धर्म से है। आगे देखिए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबंध में 4 स्थानों नीचे दिए गए हैं। जैसे कि जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। आगे है कि प्रथम प्रवचन जो दिए थे वह कहाँ दिए थे? सारनाथ में। जबकि इनका निधन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। आगे की गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी नेपाल में। आगे की बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे की बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह 5वां वंश है। याद रखिएगा यह 5वां पीढ़ी का वंश जो है, इसका आयु जो लगभग 195 वर्ष हो गया है लगभग। आगे की त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, यानी त्रिपिटक जो है किस धर्म की पुस्तक है? तो यह बौद्ध धर्म की पुस्तक है। आगे की विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ है? यह राजगीर में है। आगे की गौतम बुद्ध को एक देवता तथा स्थान किस राजा के युग में मिला था? तो वह मिला था कनिष्क के काल में। आगे की नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग है, यह गुप्त काल का है। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो यह कुमार गुप्त ने बनवाया था। आगे की नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? यह कुमार गुप्त हैं। आगे की नालंदा विश्वविद्यालय पर विश्व प्रसिद्ध था, तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे की विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। यह कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर में है, याद रखिएगा। आगे की बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य यहाँ पूछ रहा है। तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में नहीं, यह भागलपुर जिला में है। कहाँ है? भागलपुर जिला में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने किया था, तो नहीं, ये कौन किया था? तो धर्मपाल किया था, याद रखिएगा, धर्मपाल ने किया था। आगे देखिए कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। पेंटिंग स्थित है, तो यह कहाँ है? अजंता में स्थित है। आगे की वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो वह है आत्मदमन। आत्मदमन जो है यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। जैन धर्म आत्मा पर विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा पर विश्वास करता था। आगे देखिए जैन धर्म के बारे में देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? यह पावापुरी में है। आगे की महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई, कहाँ हुआ था? यह पावापुरी में हुआ था। आगे देखिए कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कबेले ज्ञान प्राप्त किया था, तो वह किए थे जाम्बिक ग्राम में। आगे की त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, तो किससे है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। आगे की 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, 14
उपपूर्वा में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? तो वह है 14 पूर्वा है जो सबसे पुराना है। आगे की महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली। जमाली कौन थे? तो ये महावीर के दामाद थे। कौन थे? दामाद थे। आगे की आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये थे मखली गोसाल थे। आगे की बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो वह किया था अजीबकों ने। आगे की भगवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो वह था गुप्त का। आगे देखिए 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रम द्वितीय और कनिष्ठ में से किसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? तो इसने वह कौन बनाया था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। आगे की किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्रा को बसाया था। लेकिन राजधानी किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अजातशत्रु कौन है? तो ये हर्यक वंश का दूसरा शासक था। आगे की सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो उदयन ने चयन किया था, लेकिन यह बनाया था नहीं। आगे की प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो वह करता था राजगिरी। यानी हर्यक वंश के समय कौन सा राजधानी था? तो यह राजगिरी था, जो कि वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। आगे की प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। आगे की विश्व की पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो वह किया गया था लिच्छवी के द्वारा किया गया था। आगे की ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो वह थी वैशाली में। आगे की 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो वह है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देगा कि बौद्ध धर्म से कौन है और जैन धर्म से कौन है, तो वह आप बता सकते हैं। आगे की मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वह गिरिव्रत था, जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है। आगे की मगध की प्रथम राजधानी जो था वह भी राजगिरी था, जिसे गिरिव्रज कहा जाता था। आगे की सही सुमेलन कीजिए। जैसे महाजनपद और राजधानी। मल महाजनपद का राजधानी कहाँ था? तो कुशीनगर था। जबकि अंग का चंपा, गंधार का राजधानी कहाँ था? तो तक्षशिला था, जो कि अभी पाकिस्तान में उपस्थित है। आगे की बतस का राजधानी जो था वह कौशाम्बिक था। आगे देखिए कि प्रौद्धोत राजा था, तो यह कहाँ का था? तो यह अवंती का था। जबकि अंग जनपद की राजधानी जो थी वह चंपा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश का यह दूसरा शासक था। कौन सा था? यह दूसरा शासक था। आगे की नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो वह किया था मौर्य वंश ने। आगे की मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो वह था जीवक। मगध शासक यानी बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, इसका चिकित्सक कौन था? तो वह था जीवक। आगे की मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो वह था धनानंद। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे की मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे। तो वह व्यापारी, बौद्ध साधुओं को और प्रशासक को। आगे देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो वह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे की किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? तो वह मिलता है विशाख दत्त के ग्रंथ में। आगे की सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो वह किया था विलियम जोन्स ने। आगे की कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह आर्थिक संबंध पर और शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर, विदेशी नीति पर और धन संचय पर आधारित है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आगे की कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहुल पर प्रकाश डाला गया है। यानी किस पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें किस पर प्रकाश डाला गया है? तो यह राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। आगे की पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था। तो वह किसका बना था? तो यह लकड़ी का बना हुआ था। इसमें पूछेगा कि इसमें द्वार कितना था? तो द्वार पूछेगा तो यह 64 था। याद रखेगा। आगे की मौर्य राजा किसने यानी जिसने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे की अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो वह था रुद्रदाम का जूनागढ़ अभिलेख से यह मिलता है। आगे की वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो वह श्रीलंका जो है यह अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आगे की अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था पाटलिपुत्रा में, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति था। आगे की अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा था? तो वह प्राकृतिक भाषा का उपयोग होता था। आगे की यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो गंधार जो है यह भारत का हिस्सा नहीं है। आगे की अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया था, तो वह किया था रोमिला थापर ने किया था। आगे देखिए कि महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर यानी किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो वह 15 वर्ष के आयु में सिंहासन पर बैठ गया था। यह लगभग 52 वर्ष तक
क्या किया था? तो शासन किया था। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। आगे की ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिंसपे ने सबसे पहले पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। आगे की प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो वह थी खरोष्टी लिपि जो है ये दाहिने से बाईं की ओर लिखा जाता था। आगे की अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी, तो वह तीसरी थी। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रम हुआ था। आगे की केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया, तो वह था भाब्रू स्तंभ था। आगे की किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन जो है अशोक के 13वें वृद्धि शिलालेख में वर्णन है। आगे की अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो शांति एवं अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता था। क्या था? सहनशीलता था, धार्मिक सहनशीलता था। आगे की मेगास्थनी दूत था, तो मेगास्थनी दूत था तो वह था सेल्कस का ये राजदूत था। आगे की मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेखित मिलता है? तो यह मिलता है मेगास्थनीज का जो पुस्तक है यह इंडिका में मिलता है। कितने भागों में? तो 7 भागों में विभाजन मिलता है। आगे की मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो वह 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। आगे की वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका। आगे की मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वह इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। देखिए इंडिका पुस्तक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे की मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यह था तक्षशिला। आगे की अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वह था वृद्धरथ था। आगे देखिए कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन सा वंश आया और क्या क्या किया। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम का यानी प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो वह है जूनागढ़ में। आगे की दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराया था? तो वह कराया था रुद्रदामन ने। आगे की पुष्यमित्र शुंग मिनांडर भीमकटिफिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापार पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो वह क्या था? भीमकटिफिसेस ने किया था। आगे की शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कन्नब वंश जो है यह शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। आगे की कला की गंधार शैली फली फूली थी, वह कुषाणों के समय हुआ था। आगे की राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा है वह हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा है। आगे देखिए दशरथ वृद्धरथ खारवेल और हिबुक्स राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो वह था खारवेल का। खारवेल कहाँ का था? ये कलिंग का शासक था। अभी कलिंग को वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। आगे की कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो वह किससे था? तो वह चेदी वंश से संबंधित था। यह मेघावान वंश से भी संबंधित रखता था। आगे की टेसियस प्लिनी टॉलमी और स्ट्रेबो में से पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी लिखी थी, तो यह किसने लिखा था? तो यह इनमें से कोई नहीं, यानी इसका लेखक नहीं मिलता। इसे अज्ञात क्या कहा जाता है? अज्ञात कहा जाता है, याद रखेगा। उसके बाद देखिए गुप्त वंश यानी गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में। जैसे प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कह रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजों के पास यानी गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो वह गुप्त राजा कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त था। आगे की किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। आगे की भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त ने किया था। आगे की प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है कल्याण, ताम्रलिपि और भड़ौच और कम्बे। 3 में से कोई नहीं। आगे की कह रहा कि इस काल में प्रमुख बंदरगाह जो था ताम्रलिपित था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याणी, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। आगे देखिए कि सौमिल, शूद्रक, सौनक और सुश्रुत में से कौन में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो वह इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन जाना जाता था? इनमें से कोई नहीं। आगे की आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्य अस्त होता है। तो यह किसने बताया था? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। आगे की नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वह था गुप्त काल में। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वह था गुप्त काल से। आगे देखिए कि किस वंश ने यानी किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों पर सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह दिया था गुप्त वंश ने। आगे की किस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण मिलता है? तो वह मिलता है भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। आगे की गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी किया गया था, तो सातवाहनों के द्वारा किया गया था। आगे की प्रसिद्ध इलाहाबाद
का लेखक कौन है? तो वह थे हरिसेन। आगे की बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित विजित की इकाई है तो वह है खारवेल का। आगे की गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो था उपज का छठा भाग यानी 1/6 भाग था। आगे की धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो था 1/6 भाग था। आगे की गुप्त यानी किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो वह बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। आगे की चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा किया था तो 518 ईस्वी में किया था। आगे की हर्षवर्धन के समय भारत आया था तो हेनसांग आया था। आगे की योग न्याय सांख्य और वैशेषिक में से इन भारतीय यानी इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो वह किया था वैशेषिक ने। आगे की वर्धन राजवंश की स्थापना हुआ था तो पुष्पवृत्ति के द्वारा किया गया था। आगे की हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वाणी भट्ट ने लिखा था। आगे की कवि वान निवासी था तो वह था पृथ्वीकूट गांव से जो कि बिहार में है। आगे की हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा किया था? तो वह किया था हेनसांग ने। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वह था मथुरा। आगे की चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वह नालंदा में अध्ययन किया था। आगे है कि अधोलिखित कथन असत्य है यानी कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था तो यह नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जबकि हेनसांग एक चीनी बौद्ध था तो ये तो सही है, लेकिन चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासनकाल में नहीं है। यह किसके काल में आया था? तो यह हेनसांग यह हर्षवर्धन के काल में आया था। हेनसांग जो है यह हर्षवर्धन के काल में आया था। आगे की नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण जो था वह मुसलमान यानी बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे की झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वार मंडी में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो वह है गुप्त कला के। आगे देखिए दक्षिण भारत में चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग के बारे में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजय याल था। जबकि चोल कला प्रसिद्ध था तो यह ग्राम पंचायत से यानी ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। आगे की वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था तो वह था चोल। आगे देखिए कि इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था तो कदम वंश का जो है संगम इसमें नहीं हुआ था। आगे की संगम युग में किस लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आगे की रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो वह चेर ने किया था। आगे की दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे तो उसे गोपुरम कहा जाता था। आगे की यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है तो कांचीपुरम में कौन सा मंदिर स्थित है? तो वह है एकाम्बरेश्वर मंदिर स्थित है। आगे की तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तो राजा प्रथम ने कराया था। आगे देखिए सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। जैसे राष्ट्रकूट जो है यह मल खेंड से है, जबकि पांडे जो है मदुरई है, चोल जो है तंजावुर है, जबकि होलसल जो है यह है हेलेबीड से। कहाँ से संबंधित है? तो हेलेबीड से संबंधित है। आगे देखिए प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। जैसे कि मुद्रा राक्षस का लेखक जो कौन है? यह विशाख दत्त है। जबकि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखे हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह राजतरंगिणी है। आगे की राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई है तो यह लिखा गया है कामनंदक के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है कि कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चित्र यानी चित्र की जन्म कहानी है? तो वह है कार्तिकेय का कहानी इसमें बताया गया है। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन है? तो वह भाष्य हैं। आगे की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। आगे की उस स्रोत का नाम बताया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है तो वह है संगम साहित्य। उसके बाद देखिए सही सुमेलित। जिसे चरक क्या था? तो चिकित्सक था। जबकि ब्रह्मगुप्त कौन क्या थे? तो यह गणितज्ञ थे। जबकि बरामहीर जो थे यह ज्योतिष थे। जबकि विशाख दत्त जो था यह नाटककार था। आगे देखिए कि पूर्व मध्यकालीन जो कि 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक इसमें दिया है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जो था किससे था? तो जावा सुमात्रा द्वीप से था। आगे की स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल में 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था तो वह क्या था? बालपुत्र देव ने। आगे देखिए कि पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवदाई हैं। पृथ्वी राज रासो के लेखक जो कौन है? तो वह है चंद्रवदाई हैं। आगे की उदंतपुरी शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित है तो कह रहा है कि उदंतपुरी जो शिक्षा केंद्र है किस राज्य में अवस्थित है? तो वह है बिहार में। आगे की विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो वह धर्मपाल ने। आगे की उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो वह है धर्मपाल। आगे की कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर के अकबर से नाम प्रसिद्ध है तो वह है सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो नाने देव है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो हरि सिंह है।
आगे देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में, जैसे भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कौन किया था। तो कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना जो किया था, तो यह 1206 से 1210 तक यह अपना सत्ता पर रहा था। आगे कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा पराजित हुआ था, तो वह हुआ था 1178 ईस्वी में। आगे कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो वह बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। आगे कि नालंदा बिहार का ध्वंस यानी कि जलाया किसने, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बख्तियार खिलजी जो है यह किसके साथ आया था, तो यह मोहम्मद गौरी के साथ आया था। आगे की दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश के बारे में, जैसे गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, या 2.5 दिन का झोपड़ा किया था, तो यह मस्जिद था। यह किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो कुतुब मीनार जो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, जबकि इसके शुरू की किसने किया था, तो इसको शुरू जो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। आगे की कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर था। आगे की मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो वह इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को किया था। आगे की किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, तो वह बलबन था। आगे की भारत में फारसी त्योहारों नवरोज की शुरुआत किसने किया था, तो वह बलबन ने किया था। आगे की वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को रजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के नाम के समान प्रतिपादित किया था, तो वह था बलबन। तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, तो वह बलबन के समय किया था। आगे देखिए खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जियालुद्दीन खिलजी था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था, तो वह जफर खान था। आगे की अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था, जिसे धर्म को राज के अधीन लाने का और उसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से राज को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं, तो यह शब्द किसने लिखा है, तो एल श्रीवास्तव ने लिखा है। आगे की रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ता है। इसके पति का नाम क्या था, तो राणा रतन सिंह था। यानी रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था, तो राणा रतन सिंह था। आगे की अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो वह राणा रतन सिंह था। आगे की अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था। आगे की किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिनियम पैमाने में विकसित किया गया था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी के समय। आगे की किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। यानी इसके समय टैक्स जो था 1/2 था। आगे की सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी, तो वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विद्रोह किया, और इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन, यानी 4 ऑप्शन में कौन किया था, तो इसमें से कोई नहीं। आगे की जब उसने राजस्व प्राप्त किया था, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो यह कहा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसके बाद देखिए तुगलक वंश और लोदी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, तो वह कहाँ है, तो यह नालंदा में दफन। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, यानी किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। आगे की दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्च के द्वारा, यानी किसके द्वारा किया जाता था, तो वह काश्तकारों के द्वारा किया जाता था। आगे की वह बेसिन का यात्री था, यानी यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, तो वह था निकोलो डी कॉन्टी था। आगे की वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, तो वह था तुगलक वंश। आगे की मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेष असूरी में से किस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था, तो वह किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को FST भी कहा जाता है। आगे की फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था, तो वह एक खैराती अस्पताल था। आगे की तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, तो वह सैयद वंश का स्थापित हुआ था। आगे की किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, तो वह है सिकंदर लोदी। आगे देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वह हरिहर बुक्का था। आगे की विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो हरिहर बुक्का या हरिहर द्वितीय था। आगे की विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो वह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था।
आगे की फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो वह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आगे की विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। आगे की सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो वह हुआ था तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आगे की विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह था भू राजस्व। आगे की किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? तो वह था कृष्णदेव राय था। आगे की विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह हम्पी में मिलता है। आगे की तोलकापियम का संबंध किससे है? तो द्वितीय संगम काल से संबंधित है। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत यानी प्रशासन के बारे में, जैसे है कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है तो यह रक्षा विभाग से संबंधित है। निम्नलिखित भू उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते थे तो यह खराज और उस्र एवं मुतई किया जाता था। जबकि आगे देखिए जवाबित का संबंध किसे है? तो जवाबित का संबंध जो है राज कानून से होता था। आगे की सल्तनत काल के सिक्के यानी टका और सासगनी एवं जितल इन धातुओं के थे तो वह चांदी और तांबा का था। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत काल एवं कला एवं स्थापत्य और साहित्य के बारे में, भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था तो यह 12वीं सदी में हुआ था। षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह कहा था? किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। आगे की अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे की फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार कौन सा है? तो यह दक्षिणी द्वार है। आगे की तबकाते ए नासिर के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज था। आगे की बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तो तबकाते ए नासिर में मिलता है। आगे की मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है तो रिहेला नामक किताब लिखा था। आगे की बहमनी राज का संस्थापक है तो वह अलादीन हसन था। आगे की दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो गाँव के सरपंच के लिए किया जाता था। फुतुहात ए आलमगिरी लिखी हुई है या लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया था। आगे है कि भक्ति और सूती यानी सूफी आंदोलन के बारे में, जैसे कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने क्या दर्शाया था? तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझ सकते थे। करा कि किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी से। आगे की शेख बहारुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के था? तो वह था सुहाबर्दी संप्रदाय का था। आगे देखें कि 12 मास की रचना किसने किया था? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। आगे की नाथपंथियों सिंधों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था तो उत्तर भारत में। आगे की सही मिलान नहीं है तो किसी भी रूप में मूर्ति पूजा घृणा करने यानी करते थे, ये मिलान सही नहीं है। यह ऑप्शनली क्वेश्चन था। आगे देखिए मुगल वंश और बाबर के बारे में। मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। आगे देखिए कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता के कारण पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर जीता था। यह पानीपत का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो यह 1526 में हुआ था। आगे की तुजुके ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तुर्की में लिखा गया है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यह बाबर को कहा जाता है। भारत में बाबर के आगमन के कारण जो है यह प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए कि हुमायूं और शेषा सूरी के बारे में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो देवरा का युद्ध जो हुआ था यह 1533 में हुआ था, जबकि चौसा का युद्ध जो हुआ था यह 1539 में, जबकि कनौज का युद्ध जो हुआ था 1540 में, और सरहिंद का युद्ध जो हुआ था यह 1556 में। तो याद रखिएगा कि देवरा का 33 में, चौसा का 39 में और कनौज का 40 में, जबकि सरहिंद का 56 में। आगे की 26 जून 1539 को शेषा सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, यह चौसा का युद्ध। आगे की किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो शेषा सूरी ने। आगे की हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था तो 1532 में किया था। आगे की शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और यहाँ पर हो जाएगा मेहरू निसा बेगम में से सबसे यानी अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। आगे की शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में है। आगे की किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था? तो सिकंदर शाह जो कि इस्लाम शाह भी था। आगे है कि अकबर के बारे में कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था? तो यह हकीम खान था। आगे की बहलोद लोदी, शेरशाह सूरी और हुमायूं और अकबर में से यानी किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो वह अकबर था।
आगे की शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं में से भारत का हुआ मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था तो वह अकबर था। आगे की मध्यकालीन भारत में मंसादारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी तो वह स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। आगे देखिए भारत के एकीकरण के बाद हुआ मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी के मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में क्या लिखा है तो यह अकबर के बारे में बोला था। आगे की जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी तो यह अकबर के था। आगे की दिन इलाही धर्म किसके द्वारा आरंभ किया गया था तो यह अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। आगे की भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो यह अकबर के समय हुआ था। आगे की अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था तो 1576 में मिला लिया था। आगे की इस युद्ध में मुख्य विरोधियों को का सही उल्लेख नहीं किया गया है तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टिप्पू सुल्तान और मराठा यह नहीं होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था यह अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। आगे की जहांगीर के बारे में देखिए कि दो अफसा एवं सी अफसा प्रथा शुरू किया था तो जहांगीर ने किया था। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था तो हॉकिंस को किया था। आगे की किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था तो यह जहांगीर के समय आया था। आगे की मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर था तो वह जहांगीर के समय था। आगे की एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था तो किसने बनवाया था तो यह नूरजहां ने बनवाया था। कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ का क्या कारण था तो यह था कंधार। आगे की दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया तो यह शाहजहां ने। आगे की किस इतिहासकारक ने शाहजहां को यानी शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है तो यह कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। कहा कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था तो यह किया था औरंगजेब ने। आगे की औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था तो वह था दारुल इस्लाम था। आगे की मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को। आगे की मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था तो लगान निर्धारण करने का तरीका होता था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था तो वह था मुख्य न्यायाधीश था। आगे की इस बंदरगाह को यानी किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल मक्का द्वारा कहा जाता था तो उसे सूरत को कहा जाता था। आगे देखिए मुगल कालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य के बारे में करा कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाया था तो वह था हुमायूं। आगे की दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था तो वह किया गया था अब्दुल रसमत और मीर सैयद अली के द्वारा। आगे की आईने अकबरी लिखी गई थी तो अबुल फजल के द्वारा, जबकि 10 बंद और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी था तो वह अकबर के। आगे की यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था तो वह हुआ था अकबर के दरबार में। आगे की तबकात ए अकबरी जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है लिखा गया था तो निजामुद्दीन अहमद ने इसे लिखा था। आगे की हुमायूं नामा की रचना किसने किया था तो गुलबदन बेगम ने किया था। आगे की किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समाप्त कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा तो शेर खां। आगे की आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है तो वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आगे की वह कथन किसका है कि अकबर के शासन काल में यानी शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था तो विलियम फिंच ने बोला था। उसके बाद देखिए सिख संप्रदाय एवं मराठा राज के बारे में। पहला कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था तो गोविंद सिंह को, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था पटना में। आगे की शिवाजी की राजधानी थी तो रायगढ़ था। अष्टप्रधान का गठन किया था तो शिवाजी ने। अष्टप्रधान यानी मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी तो वह करता था शिवाजी का। आगे की अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी तो वह था मराठा प्रशासक यानी प्रशासन में। आगे की सरजामी प्रथा संबंधित था तो वह मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। आगे देखिए मुगल साम्राज्य का विघटन। जैसे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो वह था मोहम्मद शाह था। आगे की किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो वह शाह आलम द्वितीय। आगे की मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा था तो उसके साम्राज्य का सीमा जो था चांदनी चौक से पालन और दिल्ली से बिहार और पेशावर से वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा तुगलक शासक यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता है कि उसका साम्राज्य जो था चांदनी चौक से पालम तक था। इसका ये सही हो जाएगा, यानी चांदनी चौक से पालम तक किसका शासक था तो वह तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद का था। अब देखिए आधुनिक भारत के बारे में। तो आधुनिक भारत के बारे में हम इसका कल से
यानी इसका अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में, और इसमें हम पढ़ लिए प्राचीन भारत के बारे में और मध्यकालीन भारत के बारे में। तो एक वीडियो में 2 टॉपिक समाप्त कर लिए, और दूसरा टॉपिक जो है यह आधुनिक भारत में, इसमें टोटल हम अगला वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो में बने होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।